पर नजर डाल लेते हैं तेलंगाना में, जहां पर थोड़ा माना तो जा रहा था कि बीआरएस के लिए चुनौती बनेगी कांग्रेस, लेकिन जो नंबर दिख रहे हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस ने बाजी मार सी ली है। 65 कांग्रेस के पक्ष में दिख रहा है, बीआरएस 42 पर है। नंबर थोड़ा बेहतर हुआ है, वरना काफी पिछड़ गए थे। बीजेपी के लिए 9 सीटें दिखाई देने लग गई हैं, एआईएमआईएम के लिए 3, अन्य यहां पर अभी तक कुछ कर नहीं पाए हैं। तेलंगाना के लिए क्या कहेंगे नीरज जी? कांग्रेस क्या सरकार बना लेगी यहाँ पर? मतलब अभी तो लग रहा है कि सरकार बन रही है, उन्होंने बाजी पलट दी है यहाँ। ये बिल्कुल सही है। वहाँ पे रेवंत रेड्डी ने काफ़ी काम किया, उनके सिटिंग एमपी प्लस कांग्रेस के अध्यक्ष तेलंगाना के, उन्होंने मेहनत की और उसका परिणाम दिख रहा है। राहुल गांधी ने भी बहुत मेहनत की। तो तेलंगाना में बहुत चीज़ें बदल रही हैं और बहुत तेज़ी से बदली, और मुझे लगता है कि ये ट्रेंड शायद ऐसा कंटिन्यू करेगा तो बनेगी। बस इसमें एक ही कैच है, 60 से कम सीट होनी नहीं चाहिए। अच्छा, अगर 60 से कम हो गई तो कांग्रेस सरकार बना नहीं पाएगी वहां पे, ये आप मान लीजिए। तो ये 60 का नंबर याद रखिएगा आप, इससे एक भी कम होगी तो कांग्रेस सरकार नहीं बनेगी। चलिए, ये एक और बड़ी बात, अगर ये 60 के नीचे गई तो क्या कांग्रेस नहीं बना पाएगी? चर्चा में इसको भी खोलेंगे। चलिए तो शुरुआत कर लेते हैं। ये 4 बड़े राज्यों का आपको बता दिया हमने रुझान। आज मिजोरम में नहीं हो रहा क्योंकि वहां छुट्टी रखी गई है। वहां से स्पेशल एक दरखास्त थी कि आज छुट्टी का दिन, त्योहार का दिन, तो वहां के नतीजे आज नहीं, ये 4 राज्यों के नतीजे हैं। अब चर्चा को खोलते हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल, कांग्रेस के प्रवक्ता साधना भारती, वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह, वरिष्ठ पत्रकार शिरीष मिश्रा, न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर स्पेशल प्रोजेक्ट ब्रजेश कुमार सिंह और राजनीतिक विश्लेषक रमणीश वत्स। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और चूंकि कांग्रेस भी मौजूद है, बीजेपी भी मौजूद है, दोनों पार्टियों को शुभकामनाएं भी, बधाई भी अपने अपने हिस्से की ले लें, क्योंकि अभी ये रुझान दिख रहे हैं। लेकिन पहला सवाल, गोपाल जी मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, तो स्वाभाविक भी है। गोपाल जी क्या कह रहे हैं नतीजों को लेकर? मतलब आपको ऐसी उम्मीद थी कि इन तीनों राज्यों में कमल खिलेगा, या थोड़ा 50-50 टाइप का था मन में कि देखते हैं, बताएंगे, रिजल्ट आने दीजिए? देखिए, यह तो उम्मीद थी कि कमल खिलेगा, लेकिन कितनी सीट आएंगी, किस तरह से जनता का सम्मान प्रेम मिलेगा, इसके लिए हम आशंकित थे। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं कि मैंने इलेक्शन में इस बार राजस्थान में काफी भ्रमण भी किया। एक चीज देखने में बिल्कुल स्पष्ट रूप से आ रही है कि पिछले 10 साल के मोदी जी के केंद्र सरकार में सत्ता में कार्य को, गवर्नेंस को, और पिछले कुछ चुनाव में, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, कर्नाटक हो, उसमें अपोजिशन के प्रॉमिस और उसके बाद उनकी विजय के बाद जिस तरह से उन्होंने जनता का विश्वास तोड़ा है, और अब मोदी गारंटी जिस तरह से एक तरीके से लोगों के दिल में समा गई है कि प्रधानमंत्री मोदी जी जो कहते हैं वो किसी भी हालत में पत्थर की लकीर की तरह उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए दिन रात लग जाते हैं, और पूरा संगठन, पार्टी का हर व्यक्ति उस काम को इम्प्लीमेंट करके उसको जमीन पे स्तर पे उतार देता है। इसका फर्क जनता को बिल्कुल स्पष्ट रूप से वोटर्स ने इन 5 साल में देख लिया है। वह अपने आप मोदी गारंटी वर्सेस फॉल्स प्रोमिसेस, अपोजिशन के जनता को गोपाल जी कोई इंटेंशन नहीं। गोपाल जी, राजस्थान में आप जहां भ्रमण करके आए, वहां तमाम लोगों की ये उम्मीद थी कि राजस्थान में ज्यादा बड़ी जीत आपकी हो सकती है, लेकिन अशोक गहलोत का करिश्मा काम कर रहा था वहां पे। उतनी बड़ी जीत राजस्थान में नहीं, जबकि मध्य प्रदेश में लोगों को लग रहा था यहाँ कांटे की टक्कर है। नहीं, ये बात थी, राजस्थान में बड़ी जीत हमारी सरकार बन रही है, ये बात से हम आश्वस्त थे। राजस्थान में भी हमारी सरकार बन रही है, मध्य प्रदेश में भी बन रही है, और छत्तीसगढ़ में हमें मेहनत करनी। लेकिन जो लास्ट का जो आप फेज देखेंगे 10 दिन का, इन तीनों इलेक्शंस के अंतर्गत, उन लास्ट के 10 फेज ने पूरी तरह से माहौल बदल दिया। एकदम इतना पॉजिटिव सेंटिमेंट आ गया। मैं तो जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने मोदी गारंटी की बात को जब हम लेके गए और डेटा के साथ गए, आप राजस्थान की बात कर लो, अशोक गहलोत जी की बात करें, आखिरी जब 5वें साल में के बाद 4 साल के बाद उन्होंने सारे प्रॉमिसेस किए। आयुष्मान भारत में कह रहे हैं 25 लाख की उन्होंने स्कीम करी, 12 लोग केवल उसमें लाभार्थी है, और केंद्र सरकार के 5 लाख में 1,37,00,000 लाभार्थी है। हर योजना में जो जन कल्याणकारी योजनाओं में ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट किया है, और केवल
वेलफेयर की बात नहीं कर रहा, तो अर्थव्यवस्था। सर करेंगे इस पर और बातचीत करेंगे, क्योंकि अब ये नतीजे हैं। तो सबसे मैं थोड़ा थोड़ा कमेंट लेता चलूं। साधना जी क्या कहेंगी? उम्मीद थी कुछ और, हो कुछ और रहा है। तीनों हिंदी बेल्ट में तो मतलब नहीं दिख रहा कि आपकी पार्टी कहीं स्टैंड कर रही है। तेलंगाना में जरूर नंबर है फिलहाल के लिए, लेकिन मध्य प्रदेश में बीजेपी तो बिल्कुल ही वहां पर सुपड़ा साफ लग रहा है। राजस्थान में भी फिलहाल आगे है और अच्छी मेजॉरिटी से आगे है। छत्तीसगढ़ जो बड़ा ऑब्वियस था, जैसा भी हम बात कर रहे थे, लेकिन वहां पर भी अब आपकी सरकार बनती नहीं दिख रही। साधना जी का फ्रीज है, तो मैं फिर इसमें शिरीष के पास जी आज जाना बनता है शिरीष जी के पास। मैं इंतजार ही कर रहा था कि एक बार पॉलिटिकल कमेंट ले लूं। शिरीष मिश्रा जी, अभी तो चूंकि ये रुझान है तो आधी बधाई आप ले सकते हैं। भारत के एकमात्र पत्रकार और एनालिस्ट आप थे जिन्होंने कहा था छत्तीसगढ़ में जो देश देख रहा है उससे उलट होगा, तो आधी बधाई भी स्वीकार कर लीजिए आधी परिणामों के बाद। क्या कहेंगे आप? मैं ना तो भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं ना कांग्रेस का। एक पत्रकार के रूप में मेरा जो एनालिसिस था, मैं आप देख रहे होंगे कि मैं पिछले 23 साल से छत्तीसगढ़ में हूं। मैं पहला चुनाव से लेकर अभी तक के सारे चुनाव कवर कर रहा हूं। 2003 में भी यही स्थिति थी। जो नेशनल के सारे जर्नलिस्ट थे और जो छत्तीसगढ़ में जिनके ब्यूरो थे, बड़े लोग थे, जो एक्चुअल में बड़े पत्रकार थे, उनको हमसे कई गुना ज्यादा अच्छा अनुभव था। और तब भी मुझे लगता था कि अजीत जोगी चुनाव हारेंगे, हर हालत में हारेंगे। लेकिन सभी लोग उस समय भी मुझे बहुत हल्के से लेते थे। 2018 में भी यही स्थिति थी, जब मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी, जनवरी 2018 में ही सही मुझे लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव बहुत बुरी तरह से हारने वाली है। 2013 में भी ऐसा ही मेरा एक आकलन था, लेकिन उस समय कुछ परिस्थितियां ऐसी थी कि अब थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा है। ये बताइए कि आपको लगता था, आपका आकलन था, लेकिन उसका आधार क्या था, वो समझना बड़ा इंटरेस्टिंग है। सर मेरे बताएं आकलन के 3 आधार हैं। पहला आधार ये था कि भूपेश बघेल जी सिर्फ बताएं किसानों पर केंद्रित हो रहे थे, जो बीजेपी ने पकड़ लिया। और बीजेपी के अंदर लगातार ये मंथन चल रहा था कि कांग्रेस को कैसे, कांग्रेस की इस जो मुद्दे, जो उनके पास ट्रम्प कार्ड था, किसानों को जेब में वाकई में पैसा दे रहे थे, किसानों को फायदा हो रहा था, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी प्रॉब्लम थी कि उससे कैसे निपटा जाए। और भूपेश बघेल जी वहीं चूक गए, वो केवल किसानों तक केंद्रित रहे। भारतीय जनता पार्टी ने महिला को पकड़ा और महिला में उन्होंने उस वोटर को पकड़ा जो छत्तीसगढ़ का 50% है। 1 करोड़ 2 लाख मतदाता है, महिला मतदाता है प्रदेश में। और तीसरा, भारतीय जनता पार्टी ने जिस रणनीति पे काम किया, वो रणनीति थी वोट के डिवीजन की, जो 2003 में भी थी भारतीय जनता पार्टी की, 2008 में भी थी, 2013 में भी थी। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश प्रभारी थे, यहाँ पर नए बने थे ओम माथुर जी, उन्होंने पहली बार ही भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहा था कि आप लोग अपने कारणों से चुनाव नहीं जीतते हैं, आप लोग हमेशा यहाँ पर वोट डिवीजन से चुनाव जीतते हैं। क्योंकि ऐसा माना जाता था कि मध्य प्रदेश के समय में भी छत्तीसगढ़ के कारण मध्य प्रदेश में सरकार बनती थी कांग्रेस की। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने इस राज्य को विकास, और दूसरा यहाँ के लोगों की आकांक्षा थी, और तीसरा उसके लिए वोट का जो नुकसान होता था मध्य प्रदेश में, इसलिए उसने छत्तीसगढ़ का गठन किया। और उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को लगातार चुनाव मिला। पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने चीजों को असेस करने में बहुत गलती कर दी थी, और उनको लग रहा था कि अजीत जोगी के बाहर होने से वो चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन अजीत जोगी सिर्फ एक संभाग में उनको फायदा पहुंचा पाए, बिलासपुर में, और बाकी 4 संभागों में जी आता हूं, मैं दोबारा आता हूं। श्री जी, बढ़िया एनालिसिस, बहुत ही डिटेल